चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आप, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गिवन बाय ये सबसे अच्छा आदमी, गिवन बाय सबसे अच्छा आदमी मैक्सिमम वेल अच्छा, मैक्सिमम अच्छा, मैक्सिमम अच्छा आदमी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल, है ना। थ्योरी दिए कौन है? तो मैक्सवेल साहब दिए। क्या कहें, सुनिएगा 2-4 मिनट मेरा बात, लिखेंगे उसके बाद। मैक्सवेल साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताए कि वैसा वेव जो वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। एक्चुअली में वेव को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे हम बोल रहे हैं तो एयर है इसलिए आप सुन रहे हैं, है ना। साउंड में भी साउंड मतलब लाइट, साउंड वेव होता है और लाइट वेव होता है, पढ़े होंगे पहले से। लाइट वेव को मीडियम नहीं चाहिए होता है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ट्रांसफर होगा। जैसे मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मून पे जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां जाके कोई आई लव यू किसी को बोल देगा तो कोई फर्क ही ना पड़ता है, क्योंकि दूसरा तो सुना ही नहीं, क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं है। लेकिन लाइट वेव वहां पे है, वहां पे वो प्रोपागेट करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट करता है। मतलब दिख जाएगा, एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन बोलिएगा वो सुनेगा नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफिनीशन, पहला पॉइंट यही दिए कि वैसा वेव जो बिना मीडियम रिक्वायर किए भी ट्रेवल कर लेगा, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे, एंड इट ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। दूसरा बात कहा गया कि वैसा वेव जो न तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होता है, डिफ्लेक्ट होता है, न तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, न तो और नहीं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट करेगा, और नहीं तो जैसे आप कैथोड रेज देखे थे, तो कैथोड रेज जो था वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता था, एनोड रेज निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता था, नहीं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीधा चलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ये वेव 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। चौथी बात कही गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होता है। नोमा में शायद पढ़े होंगे, वेव दो तरह का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव का ही एग्जाम्पल था लाइट वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल था साउंड वेव। तो ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट लिखेंगे। गिवन बाय मैक्सवेल, those wave which can propagate in vacuum also, that is not need medium to propagate। समझ गया नहीं ये बात?
अरे ये बात समझ गया ना, कोई दिक्कत है? मून पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं चलता, साउंड वेव वहां पे नहीं चलता। दोज वेव कॉल्ड एज भी लिख सकते हो, कॉल्ड एज ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का शॉर्टकट कैसे लिखेंगे? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव not deflected in electric field or in magnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। देखो अब तुमको नाम पढ़ने का कारण बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम क्यों है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड सुना होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। किसी आयरन को लेके जाओगे तो वो भी डिफ्लेक्ट कर जाता है, तो ये वेव नहीं डिफ्लेक्ट करता। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दो पोल होता है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, तो किसी पोल से इसको मतलब नहीं है, ये सीधा ही प्रोपागेट करेगा। इसीलिए नाम इसका पड़ा था इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से किसी फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द एग्जाम्पल ऑफ अपने रास्ते से भटक जाना। एग्जाम्पल ऑफ, बात तो आ गया, मतलब कहीं और भी कुछ सोचते रहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहता है, मान लिया कि ये माइनस है ये प्लस, अब कोई रेज ऐसे इसमें जाए और इधर डिफ्लेक्ट कर जाए, तो ये हुआ डिफ्लेक्शन, नेगेटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। कोई रेज ऐसे जाए सीधा ही चला जाए, ना नेगेटिव की तरफ जाना था ना पॉजिटिव की तरफ, कहीं भटका नहीं, तो इसी को कहते हैं डिफ्लेक्शन। जैसे तुम अपने राह से अभी डिफ्लेक्टेड थे तो ना नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ई वाला वेव कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये दोनों वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है ना, जो डिफ्लेक्ट कर गया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, जो डिफ्लेक्ट नहीं किया। अब फोटो भी बना लेना, समझाए तो थे हम तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल के। इलेक्ट्रिक फील्ड हम तो सीधा समझाए कि दो तार लेके खड़ा हो जाना है सीधा, है ना, वो तार जो वहां है लेके निकाल के खड़ा, बोले सट तो समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ना। तो अगले बार वही करना है, रखते हैं वो तार, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हाँ, एक दो को स्ट्रोक पड़ जाएगा फिर ठीक ठाक हो जाएगा दिमाग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ 3 into 10 ट्रेवल विथ वेलोसिटी या स्पीड ऑफ 3 into 10⁸ कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा तो कितना स्पीड से चलेगा? 3 × 10⁸ इसको बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ए, तुम डिफ्लेक्ट नहीं करो अपने रास्ते से, सीधा यहाँ पर समझो ना। यदि समझ में आ गया तो याद याद करो। हाँ, हम पेन का दुकान खोलें। अरे तो तुम कैसा विद्यार्थी है, तुम्हारा जो हथियार है वही तुम्हारा खत्म है। विद्यार्थी का हथियार क्या होता है? पेन। पेन ही नहीं है इसके पास। 4 पॉइंट क्लियर है? बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो तुम लोग बताओ तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का एग्जांपल में कैथोड रेज आएगा क्या? कैथोड रेज क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? नहीं, क्योंकि वो डेविएट कर जाता है। एनोड रेज है? नहीं है, क्योंकि वो भी डिफ्लेक्ट कर जाता है नेगेटिव प्लेट की तरफ। अल्फा रेज? नहीं, क्योंकि वो भी डिफ्लेक्ट कर जाता है। बीटा रेज? नहीं। गामा रेज है, वो सीधा जाता है। अरे गामा रेज है, लाइट वेव है, तो उसके बारे में पढ़ना है अब। मतलब कैथोड एनोड तो पढ़ ही लिए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो उसको मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेशन के लिए। वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। स्पीड 3 × 10⁻⁸ होगा, और वो ट्रांसवर्स वेव होगा। ठीक है। पहला, एनीवन टेल मी व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होता है? सुनो, जब तुम वेव पढ़ना शुरू किया होगा, वेव पढ़ना शुरू किया होगा तो वेव का पार्टिकल होगा, और वेव का पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। यही पढ़ा होगा ना? या नहीं याद है तो याद दिलाएंगे ना हम यार। इस तरह का फोटो था एगो फीस की किताब में, ये पेंडुलम बना हुआ है, और इसको हम लोग जर्क दे देते हैं। मंदिर का घंटी है वो, जर्क दे देते हैं, तो ये अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, और फिर ये वापस उसी पे आ जाता है, और फिर इधर चला जाता है। नहीं? और यही खेला तो आप खेलते ही मंदिर में जाकर के, सबसे ज्यादा मजा तो इसी में आता है। घंटा बजा दे, अपना पेंडुलम डोलते रहेगा। यही तो होता है वेव। एक पार्टिकल है, ये अपने मीन पोजीशन पे ऐसे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऊपर नीचे, यही या ऐसे ऐसे करते रहेगा। यही क्या बनाता है? वेव। ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव, और ये साउंड वेव। ये साउंड वेव। यहां पर देखो, जीरो ले लेते हैं मीन पोजीशन, ए ले लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन अबाउट पॉजिटिव एक्सिस, बी ले लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन इन नेगेटिव एक्सिस। ठीक है। यहां भी वही बात है, जीरो मीन पोजीशन, ए ले लेते हैं यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन यहां तक गया, और फिर यहाँ बी तक गया। ठीक है। अब देखो, इसी बात को ग्राफिकली बनाते हैं। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट किए थे, ए पे गया था, और फिर अपने मीन पोजीशन पे वापस आ गया, और फिर ये बी पे गया, और फिर ये अपने मीन पोजीशन पे वापस आ गया। लगने लगा ना वेव? लगने लगा ना वेव? जैसा देखे थे वही वाला वेव है। ये वेव है क्या? ये जीरो ओरिजिन, एक पार्टिकल का मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं बाबू मीन पोजीशन। मीन पोजीशन।
और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। कभी कभी आप लोग भी ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे देखेंगे कहाँ तक जाता है, वही है, देखेंगे कहाँ तक जाता है, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन। उसका एक्सट्रीम पोजीशन क्या है ना, वो सब जाएगा कहीं नहीं, लौट के आएगा घरे, मतलब कहाँ आएगा, मीन पोजीशन। ये पार्टिकल वाइब्रेट करता रहेगा और बाद में लौट के कहाँ आना है, मीन पोजीशन। ये पेंडुलम डोलता रहेगा, आना कहाँ है रुकने के बाद, तो मीन पोजीशन। तो यही मीन पोजीशन। और ये ए हो गया आपका, बोलिए, एक्सट्रीम पोजीशन। अब थोड़ा सा ग्राफ बनाए तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस बोल देंगे, और बी हो गया एक्सट्रीम पोजीशन टुवर्ड्स। अब एक वाइब्रेशन इसका जो डिफाइन करेंगे बच्चा, वो ऐसे, जीरो से गया ए पे, ए से फिर आया, जीरो से गया बी से फिर आया, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ। इसी को ग्राफ में देखो, जीरो से गया, ए से गया, जीरो से गया, बी से गया, इसको एक वेवलेंथ कहते हैं, इसी को एक वेवलेंथ कहते हैं, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन। एक वेव पार्टिकल जितना दूरी तय करता है एक वाइब्रेशन पूरा करने में, उसको उसका वेवलेंथ कहते हैं। बोलो क्या समस्या है कोई समस्या? अब ये हो सकता है कि ये 1 मीटर गया, फिर 1 मीटर आया, फिर 1 मीटर नीचे गया, फिर 1 मीटर होता, 4 मीटर चला सब मिला के, तो 4 मीटर ये दिखा दिए, यहां से यहां तक का दूरी, एक वेवलेंथ हो गया 4 मीटर। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं वेवलेंथ, है ना, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा, यहां से लेके यहां तक वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा। क्या डिफिनेशन दिए? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पार्टिकल टू complete one vibration known as wavelength. Distance traveled by the wave particle to complete one vibration known as wavelength. दिख रहा है सबको? नहीं तो हमको क्या जरूरी है कि और लिखवे करें? लो लिख लो पहले। एगो तुम लोग जानता होगा डिफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट। कोई बोलता ही नहीं है कुछ, जो जानते वो भी नहीं बोलता है। वेवलेंथ का सबसे सिंपल डिफिनेशन वही हुआ, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट और टू ट्रफ कॉल्ड एज वेवलेंथ। अब उस पर कैसे जाना होता है ये सिखाएंगे। ले एक्चुअल डिफिनेशन यही है, वो सर लोगों को समझाने में हल्का पड़ता है, अब बचपन में खुश भी हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर रियल बात समझाया गया है कि ऐसे समझिएगा तभी जाकर कर करके आपको वो बल मिलेगा। हम्म,
पढ़िए, वो लिखता अच्छा है, तुम दिमाग को भटकाना मत। शुरुआत में चीजें आसान लगता है तो जो आसान चीज को पकड़ना होता है, फिर कुछ चीज आएगा जो भारी लगेगा, फिर कुछ चीजें आएगा जो और भारी लगेगा। तो जब अभी में क्या होगा कि अभी आसान सोच के छोड़ दिया कि अच्छा ये तो हो ही जाएगा, इहो छूट गया, जो भारी है वो ऑलरेडी भारी है, और जो सबसे भारी है वो तो भारी है, मिला जुला करके रिजल्ट 20-25% में चला जाता है चैप्टर का। इसलिए जो हल्का है वो 100%, जो भारी है वो 80%, और जो और भारी है वो 70-60%। तब मोटा मोटा एक चैप्टर का 80% तुम्हारा हो जाए। ऐसे बाइफरकेट करना चाहिए। लेकिन ये सब बात बढ़िया वाला बात तुम लोग को समझ में भी आता होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता वो भी ठीक है, टेंशन ज्यादा ले लेगा तो दिक्कते। समय पर बताएंगे कैसे कैसे अभी जो बात बोल दी है सब टारगेट वाला बैच में, 12 पास वाले बैच में कहना पड़ता है, परसेंटेज निकालने का। क्वेश्चंस कंपटीशन में उसी 80% में 100% आता है, जो 20% तुमको बहुत भारी लगा है हो सकता है उससे नहीं भी आए, लेकिन इधर से तो रिजल्ट होता है। अब इस 80% में भी आप कहीं लाई नहीं करते तब तो मुश्किल है। ये 80% होना चाहिए, 20% भारी मान लेते, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करता है ना सेटर, उनको भी पूरा पावर नहीं है कि 100% अब भारी क्वेश्चन सेट कर दीजिए, बस 20% का पावर है कि आप भारी सेट कीजिएगा। 60% उनको एवरेज क्वेश्चन सेट करना है, जो सामान्य रूप से सबसे बन जाए, जो बरहमा पास होता है, चोरी करके नहीं, अपन मेरिट से। 60% वैसे, अब 20% थोड़ा भारी, अब 20% उसके मन पे, तो जो उसके मन पे भी क्वेश्चंस आता है ना, वो हम लोग का 80% में मैच कर जाता है, तो 5-10% रह जाता है, मान लो कि कुछ एरर्स गलत हुआ तो, लेकिन 80% होना चाहिए। अब ये सब हल्का हल्का टॉपिक है, सब 100%। समझ गया? अब थोड़ा सा एक बात और समझाते हैं। मेरा मन, हम पार्टिकल का वाइब्रेशन ए से शुरू करते हैं, तो जब इसको हम ए से शुरू करेंगे तो ए से कहां जाएगा? जीरो, जीरो से बी, बी से जीरो, जीरो से फिर एक वाइब्रेशन होगा कि नहीं होगा, या नहीं होगा? समझ गया है वो क्या लिखे? बड़े, अब देखो ग्राफ बनाते हैं। जीरो से ए पे, ए से जीरो पे, जीरो से ए पे, ए से जीरो पे, जीरो से ए पे, जीरो से ए पे, ए से जीरो, जीरो से बी, बी से जीरो, जीरो से ए से जीरो, जीरो से बी, बी से जीरो, ए, ए से जीरो, बी से जीरो, ए, एक वाइब्रेशन होगा कि नहीं? एक वाइब्रेशन होगा कि नहीं? कोई बी से कहता है शुरू करते हैं, तो बी से जीरो, जीरो से ए से जीरो, जीरो से बी, इसको भी तो हम एक ही वाइब्रेशन कहेंगे। जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है उसको क्रेस्ट कहा जाता है टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है टुवार्ड्स नेगेटिव एक्सिस उसको कहते हैं ट्रफ। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या फिर टू ट्रफ ऑल्सो कॉल्ड एज वेवलेंथ, चूंकि ये भी एक वाइब्रेशन ही है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख देना है? डिस्टेंस बिटवीन टू
consecutive crest or trough known as wavelength. क्रेस्ट किसको कहते हैं? क्रेस्ट किसको कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ वेव पार्टिकल टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस। ट्रफ किसको कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन of wave particle towards negative axis और डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ये फोटो में कितना वेवलेंथ बनाया गया है? 2 वेवलेंथ बनाया गया है ना। हम लोग 2 वेव भी कह देते हैं, है ना। शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं कि 2 वेव बनाए, है ना। एक्चुअली में हम लोग 2 वाइब्रेशन बनाए हैं, तो एक वाइब्रेशन से एक वेव बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ईमानदारी से सोचना कि ऐसे बना देते हैं तो आपको लगता होगा कि सर वेव बनाए। ये ऐसे बनाते क्या है ये अभी समझ में आया? ये पार्टिकल का मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन दिखाया है, ये ना कि दूरी चल रहा है, कहीं वेव पार्टिकल चला गया, वो जाएगा नहीं कहीं, वो अपने मीन पोजीशन पे ही रहेगा, ऊपर नीचे करते रहेगा, है ना। और उसी को ग्राफ पे जब बनाते तो ऐसे बनाते, ठीक है। एक बार जब वाइब्रेट करके अपने मीन पोजीशन पे लौट जाता है तो एक वेवलेंथ पूरा कर देता है, और उसी को हम एक वेव कहते हैं। दूसरा वाइब्रेशन में 2 वेव, तीसरा वाइब्रेशन में 3 वेव, और एक बार जो वाइब्रेट करेगा तो कितना दूरी तय करेगा, उस दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। तो बताओ यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा? यूनिट ऑफ वेवलेंथ मीटर, यूनिट ऑफ वेवलेंथ मीटर, ठीक है। चूंकि वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है, क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए हम लोग मीटर के अलावा और भी यूनिट होता है, एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोन मीटर, है ना। बराबर कितना मीटर? एक नैनोमीटर। एमटी लिख रहे हैं मीटर को, 10⁻⁹ मीटर। ए पर नॉट एंगस्ट्रम, 10⁻⁻10 मीटर। एक पीएम लिख रहे हैं, पीकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर। एक फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर, है ना। वेवलेंथ बहुत छोटा भी होता है, लाइक माइक्रोन मीटर, और वेवलेंथ किलोमीटर में भी होता है ना। वेवलेंथ 1,00,000 किलोमीटर हो सकता है, 10⁻⁶ तक, और छोटा हो सकता है 10⁻⁻6 तक,
-9 तक, -12 तक, कितना छोटा। लंबा कौन सा वेव होता है? रेडियो वेव, मोबाइल वाला वेव, है ना, जिसमें लंदन से कोई आपको हेलो कर सकता है, वो वाला वेवलेंथ सबसे लंबा होता है। और लाइट वाला वेवलेंथ सबसे छोटा, मतलब कि उससे भी छोटा होता है, एक स्पेक्ट्रम बना देंगे, ठीक ना, जिसमें 5-7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल्स होगा। हम्म, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, पिकोमीटर, फर्मी। हाँ बिल्कुल। कल भी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो लेक्चर 7वां डाल दिए थे। वो जिनका पूरा नहीं हुआ है, जिनका कुछ छूट गया है, वो मिलाते रहिए, जरूरी नहीं कि सब के सब हम ऐड करेंगे। ये अभी जो इरेगुलरिटीज हुआ है उसके वजह से उस पर एकदम ध्यान रख के लगे हुए हैं, ठीक है, उसको मिलाते रहिएगा। और थोड़ा बढ़ा बढ़ा के देखिएगा तो रिवीजन भी हो जाएगा। और यदि लगता है कि कोई बात रिवीजन करने जैसा नहीं है तो सबसे अच्छा है। नहीं, और इससे अच्छा क्या होना चाहिए, जो पढ़ाए वो बिल्कुल समझ आ जाए। 7 नंबर होगा, कल डालें संडे को। ठीक है, बढ़े बढ़े। अब जरा बताओ, ये कितना वेवलेंथ है? हम्म, ये आधा वेवलेंथ है, सही बता तो रहे हो, है ना। कैसे आधा है? देखो ऐसे आधा है। ये पूरा जो है ना, ये वाला बनाए थे, ये पोर्शन बनाए थे। तो ये वेव को जो है ना, वेवलेंथ के मैथमेटिक्स के हिसाब से होता है या नहीं होता वो अलग चीज है। मैथ क्या कहता है, 1/4 ये है, 1/4 यहाँ तक नहीं है, 1/4 फिर यहाँ तक, और फिर ये कितना है, तो ये λ/4, ये भी λ/4, ये भी λ/4, और ये भी λ/4। इस हिसाब से ये कितना पड़ा, λ/2। हाँ, ये अमीन के परीक्षा में पूछेगा, देख तो नापना सिखा रहे हैं। कितना वेवलेंथ है? आधा ही है ना, λ/2, है ना। आजकल सवाल उस तरह से आता है कि आप वेवलेंथ डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट देगा, अपने से निकाल लीजिए। कितना वेवलेंथ है ये?
बोले सर λ/2 इधर दिख रहा है और 1/4 उधर है, तो 3/4 हो गया, 3λ/4। समझ में बात आ गया लगता आप लोगों को? किन्हीं को नहीं आया है तो पूछ दीजिए हमसे, पूछने में भी शर्म आएगा। है ऐसा जी? आ ही गया होगा, बहुत भारी नहीं। 5λ/4। क्लियर? जगह बच रहा है इसलिए। कितना लैम्डा? λ/4। ठीक, बनाइए जल्दी से, फोटो बना के रखिए, है ना, नहीं तो आ जाएगा तो हो जाएगा ना। देखिएगा पहली बार तो अचानक से गजीब लगेगा जी, नहीं लगता गजीब जैसा? ये कौन सा ग्राफ है? हो गया? बढ़ जाए? पढ़े? अब देखिए, आप एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? एम्पलीट्यूड कोई भारी नहीं है, लोग याद रखते नहीं। क्या क्या बोल रहे हैं? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी ये जो पार्टिकल यहां से उठा था और मैक्सिमम कितना दूर गया था, उसको उसका क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। वो जितना दूर उधर जाएगा ना, उतना ही दूर इधर भी आएगा, अलग अलग नहीं होता, है ना। तो एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना। ना ठीक लिखा है, मैक्सिमम डिस्टेंस कहते हैं ये। हाइटेल लिख देते, फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ ए वेव पार्टिकल known as एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक और बात होता है, वेव नंबर।
न्यू पे बार इसका सिंबल है, न्यू पे बार, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। known as वेव नंबर, न्यू पे बार इज इक्वल टू 1/λ। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स, यानी पर मीटर। लिखिए जल्दी जल्दी। न्यू पे बार, हो गया, हो गया। एम वेव नंबर के बाद दत्तरी तो लिखूं तब भी कहता है हाँ, बोलता रहे तो ही नहीं। वेव नंबर के बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? हाँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, है ना, लिखा था। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू बोलते हैं और ईटा बोलते हैं और एफ भी बोलते हैं। देखो इस सिंबल को क्या पढ़ोगे, बोल दो तो एक बार अपने मुंह से। हाँ, अब पनियू पनियू मत करना। इसको क्या बोलते हैं? और ये तो ये सही है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे कितना बार वाइब्रेट करता है पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। वो दक्षिण वाला सिनेमा में अल्लू अर्जुन हीरो रहता है आजकल, हम लोग के पास टाइगर श्रॉफ रहता है बॉलीवुड में, अब भौजीवुड में पवन सिंह। ये भोजपुरी वाला को भौजीवुड कहते हैं हम। हाँ, अब ये तीनों का जो डिफरेंसेस है ना, वो तुमको डिफरेंस दिख जाएगा सिर्फ इसी टर्म में।
फ्रीक्वेंसी से। वो अल्लू अर्जुन जो है ना, एक बार मूव करेगा तो 25-30 आदमी उड़ा देता है फट से, है ना। इधर टाइगर श्रॉफ भी 20-25 आदमी देख लेता है, 20 को। इधर पवन सिंह भी 5-7 को देख लेता है। साउथ वाला देखना, वो घुमा देता है तो पूरा आंधी तूफान भी आ जाता है, पत्ता उत्ता उड़ने लगता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना उसका, जो है ना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बॉलीवुड वाले का थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम है, अब बॉलीवुड वाले का उससे भी कम। इतना फ्रीक्वेंट मूवर नहीं है ये सब। अब उतना फ्रीक्वेंट मूवर हो जाए तो कभी ना इधर रहे, वो जाके ऑडिशन वहां देता है। उतना फ्रीक्वेंट मूवर नहीं है कोई भी एक्शन में, खाली मारे धाड़ में नहीं, किसी चीज के एक्शन में उतना फ्रीक्वेंट मूवर नहीं। फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ वाइब्रेशन, कितना घूसा मारेगा पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी कहलाए। अब नहीं भूलेगा इसको। नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मेड बाय वेव पार्टिकल, made by wave particle per unit time, per unit time, known as frequency, known as frequency। इधर देखिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मेड बाय वेव पार्टिकल पर यूनिट टाइम नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाई, क्या लिखेंगे, टाइम। टाइम सेकंड में, यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। और सेकेंड इनवर्स को बोलते हैं, जानते हो क्या, हर्ट्ज, है ना, जिसको सिंबल है एच जेड। एच जेड फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। कहीं भी, और कहीं भी क्या, आपके मोबाइल में जो दिन भर आप सुनते रहते हैं, क्या सुनते हैं, रेडियो मिर्ची 98 पॉइंट, देखिए सुनता है 98.3 पे, है ना। नहीं तो फिर और भी सुनते होंगे। तो सुनने से पहले देखिएगा, वो हमेशा बोलता है इस बात को कि आप सुन रहे हैं 98.3 या 101.5 या 105.3 शायद कुछ होता है। ये सब फ्रीक्वेंसी है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी पर। हर नंबर बिका हुआ है फ्रीक्वेंसी का, है ना। कुछ मोबाइल वाला है फ्रीक्वेंसी नहीं, आप क्या कहते हैं, मोबाइल में नहीं पकड़ता, तो टावर ही नहीं पकड़ रहा है, ये बिहार की भाषा है। एक्चुअली में वो फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रहा होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा होता है जिस फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। आप देखेंगे जो बाजा, ये आपका मोबाइल में भी कभी कभी जो है ना 98.3 के बजाय 98.4 यदि है तो खर खर का आवाज आएगा, क्लियर आवाज ना आएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी मैच करता है। आप 98.3 अपने सिस्टम पे, ट्रांसमीटर कहते हैं उसको, एम्पलीफायर कहते हैं, उसमें लगा होता है डिवाइस, उस पे आप सेट करेंगे तो उसके फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, तो फिर वो जो बजाएगा आप सुनेंगे। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। अब बताओ, आज के बाद 98.3 सुनेगा तो क्या समझेगा, किसी का फ्रीक्वेंसी 98.3 हर्ट्ज है, मतलब ये है कि इसका जो वेव है वो 98.3 टाइम वाइब्रेट करता है एक सेकंड में। जिसका फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, इसका मतलब है उससे वेव पार्टिकल वाइब्रेट करता है कितना, 100 टाइम वाइब्रेट करता है पर सेकंड। ठीक है, आप ये देखिएगा, ये जितना छोटा वाला फ्रीक्वेंसी रहेगा ना, वो पटना में पकड़ेगा। और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली वाला जो ब्रॉडकास्ट पहले होता था, अब ज्यादातर लोग नहीं, पहले के रेडियो में वही बोलता था, वो भी अभी भी समाचार देता है
कि आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो 1011 दशमलव कुछ हर्ट्ज पे, चूंकि दिल्ली से बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच कराने में वो घर घर खर खर हमेशा होता रहता था। अब पटना में सुनना है, ये बेटर है, इसी पे सब सुनिए तो टन टन बजते रहता है, घर घर खर खर कुछ नहीं करता। शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, कम दूर तक चलेगा। अब E98.3 दिल्ली में थोड़े बजेगा, है ना, दिल्ली के लिए अलग रेडियो में चाहिए, वो एफएम खरीदे हुआ हो, सब जगह का एक अलग अलग एफएम खरीदा हुआ होगा। अब तो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट खरीदेगा, ताकि ब्रॉडकास्टिंग में इंटरप्शन नहीं हो। तो वो जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी, वहां से वो ट्रांसमिट क्या करता है, वेव, तो वेवलेंथ है ना, ये वेव की भाषा है। ठीक है, जैसे इधर में पार्टिकल के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना वेलोसिटी ट्रेवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्टेंस यहाँ पे बन गया है वेवलेंथ, डिस्प्लेसमेंट बन गया था एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट ही था ना जी, अरे डिस्प्लेसमेंट है, हाइट नहीं, डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन से कितना ज्यादा डिस्प्लेस्ड है। शॉर्ट डिस्टेंस वही पड़ रहा है ना, हाइट ही ना शॉर्ट डिस्टेंस पड़ा। अब है फ्रीक्वेंसी, ये सब वेव का। नाउ द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड नंबर ऑफ वाइब्रेशन नहीं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन by the wave particle known as टाइम पीरियड। देखो, टाइम पीरियड को टी से लिखते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय टाइम को कहते थे, क्या कहते थे, अरे मेरे साथ ही रहोगे तभी बताओगे ना। तो फ्रीक्वेंसी इधर है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन को क्या लिख दें, 1, और टाइम को यहां पर लिख दें, सिर्फ वही टाइम बन गया है, क्या, टाइम पीरियड। देखो तो एक डिफिनीशन और बनता है, टाइम पीरियड टी बराबर 1/न्यू। जानते हो क्या बनता है एक डिफिनीशन, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी known as टाइम पीरियड। यूनिट तो जान ही रहे हो, सेकेंड ही होना है, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। क्या दिक्कत है कोई, क्या दिक्कत रहेगा, एक वाइब्रेशन में कितना सेकंड लगेगा, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। एक वाइब्रेशन में कितना सेकंड लगेगा, उसको क्या कहेंगे हम,
एवरेज कौन सी बोल रहा है जी? खाली एवरेज कहाँ लिखा? एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम क्या होता है? एवरेज स्पीड हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी हो सकता है, टाइम में कोनो एवरेज ना होता है। टाइम बस टाइम होता है। अब देखो, रुक जाएं, तुम लोग को एक ठो और दिलवा ही देते हैं। अब ये इधर से बंटवा देंगे, घटेगा तो इधर वाले को। अरे 10-20 को शायद कम, उस पैसेवा में भी बटा था ना, बचपन कुछ कम आ रहा था, उसी हिसाब से उसको फोटो कॉपी करने के लिए बोल दिए, क्योंकि एक बार देखे पिछला सब बार कराए इतना सारा बचा हुआ है वहाँ। दूसरी बात तो ये है कि कोई लेने वाला नहीं, फोटो कॉपी वाला बंडल लेते आइए था। दूसरा बात ये है कि जब बच जाता है तो कोई लेने वाला भी ना है, ये ना कि छूटता है तो जाके मांग लें। देखिए टीवी के पीछे इतना बचा हुआ है पिछले बार वाला, इस वजह से उसको फोटो कॉपी कम करवाए, तो कम करवाए तो घट गया, ज्यादा करवा दिए तो बढ़ल है। अब वो लेके जाता सब, लेकिन उसको कोई मांगता भी नहीं। तुम लोग को तो दिलवा दिए थे। इसमें जो है, देखिए ये भी घट सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये लीजिए, उधर से दीजिए, पिछले दिन उधर वाले को नहीं मिला था, इधर वाले को घटेगा तो फिर हम ऑनलाइन चाहे अगले दिन देंगे। वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाला सबको मिल गया है पूरा जे, जिसमें रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन था। इतना सारा बचा हुआ कैसे है ये? नहीं दे पाए इसलिए तो तुम लोग को आज उधर से शुरू करवाए हैं। नहीं दूसरा दिलवा देंगे। लिख दिया। now the velocity, वेव स्पीड c, सुनो, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो वेव स्पीड, तो वेव का डिस्टेंस कितना बच गया? याद रखिएगा 15-15 और कराना है वो, ठीक, अगले दिन दोनों दे देंगे। वेवलेंथ, वेव के द्वारा ट्रेवल किया स्पीड, तो वेव के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। और नीचे क्या लिखा आता है? तो टाइम, वेव के लिए टाइम को क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। तो वेव स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट टाइम पीरियड known as वेव स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेवलेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव को वेवलेंथ कहते हैं,
wavelength per unit time period known as wave speed. Wavelength per unit time period called as wave speed, और इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेवलेंथ को लैम्डा लिखते हैं, टाइम पीरियड को टी लिखते हैं, और वेव के स्पीड को भी के बजाय सी लिखते हैं। कहीं कहीं भी लिखा रहता, लेकिन ज्यादातर सी लिखते हैं। वेव के स्पीड को सी लिखते हैं। वेव के स्पीड को क्या लिखते हैं? सी। सी बराबर लैम्डा बाई टी। बढ़े बढ़े, हट जाए, हटा तो देता है। हाँ, फ्रेम में रहने नहीं देना चाहता है सब। ठीक है, सी बराबर लैम्डा बाई, देखते रहना, सी इज इक्वल टू लैम्डा लैम्बडा इंटू 1/t। 1/t को क्या कहते हैं? न्यू कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, है ना। न्यू बराबर लिखे थे ना 1/t। नहीं विश्वास है जे, देखो, है ना, न्यू बराबर 1/टाइम, तो वही बतवा है। सी बराबर 1/t को क्या बोले? न्यू लैम्डा। सी बराबर न्यू लैम्डा। सी बराबर क्या लिखना है? एक डिफिनेशन और, वेव स्पीड का एक डिफिनेशन और, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कॉल्ड एज वेव स्पीड। द प्रोडक्ट ऑफ frequency and wavelength known as wave speed, है ना। अब देखो आप, T बराबर न्यू लैम्डा, जरा समझते रहना।
तो न्यू लैम्डा बराबर 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अभी जो बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड हमेशा कितना होता है ना, सिंस सी बराबर 3 गुना 10⁻8। तो ये तो कभी बदलेगा नहीं, ये तो कांस्टेंट होगा। तो यदि आप वेवलेंथ बदलोगे तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, आप फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो वेवलेंथ बदल जाएगा। ऐसा बदलेगा कि दोनों का गुना 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ठीक है, तो न्यू लैम्डा बराबर ये है कांस्टेंट। थोड़ा सा भी बने रहना मेरे साथ 2 मिनट। तो न्यू लैम्डा बराबर क्या लिख दूं, कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू इतना। ऐसे केसेस में सिखाए हैं कि न्यू वन लैम्डा वन बराबर न्यू टू, दो चीज का गुना जब कांस्टेंट हो जाए तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, यानी कि न्यू वन बाई न्यू टू बराबर लैम्डा टू बाई लैम्डा वन। ऑल्सो वी कैन से न्यू फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ यदि बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, है ना। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज inversely proportional to the wavelength, है ना। वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी घटेगा। विजिबल रेडिएशन में विबग्योर होता है, हिंदी में बैगनिया पीना लाख बजी तो कहते हैं, VIBGYOR नहीं कहते हैं क्या। आज 5 मिनट ज्यादा पढ़ते हैं, नहीं नहीं। ठीक, न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और न्यू और लैम्डा का गुना हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, इससे न ज्यादा न कम। तो हम लोग कह सकते हैं न्यू वन लैम्डा वन बराबर न्यू टू लैम्डा टू। वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। क्या है, बोलिए ना। ठीक है, ठीक है।
हाँ, इसे घुसा घुसा के लिख रहे, नहीं लिखने का मन है। हाँ, ये होता है कभी कभी, करेगा बदमाशी। है ना, कभी कभी होता है कि केमिस्ट्री की वजह मैथ का कॉपी आ गई, वही फिजिक्स लेके आ गया। ठीक है, लिख दिया। अब देखो, हमको एक बात बताना था, द रियल गॉड ऑफ यूनिवर्स इज, है रे, ये बिना धर्म देखे, बिना जात पात देखे, ये वो रियल, रियल वाले गॉड है। ये 2-3 दिन यदि घुसा जाए तो मुश्किल हो जाता है ना। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर अर्थ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का और कोई दूसरा अल्टीमेट सोर्स है ही नहीं कि इनके बिना कोई काम चला देगा, है ना। यदि कोई नेचुरल पावर दिखाई पड़ता है तो यहाँ तो है नहीं। नहीं, 3-4 दिन यदि घुसा गया तब नहीं, दिक्कत हो जाएगा। इनसे जो रेज निकलता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, हमारे बताने का मतलब। इनसे जो रेज निकलता है, जानते हैं क्या? VIB G/O R, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और निकलता है इंफ्रा रेड रेज, और निकलता है अल्ट्रा वॉयलेट रेज। ये हार्मफुल है, उससे गर्मी पैदा होता है और इससे कलर दिखाई पड़ता है। ये रेज कलर डिफ्रेंसिएशन में काम देता है। दीज ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सन से निकलता हुआ वेव, 3 तरह का वेव सन से निकलता है। इसके अलावा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, है ना, वो एक दिन और अलग से बताएंगे जिसमें सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखेंगे। हम यहाँ पर आपको ये बताने वाले हैं कि वेवलेंथ इधर में जाने से इंक्रीज करता है। रेड कलर लिख दिए, इसका वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा है मतलब दूर से दिखाई पड़ेगा। वेवलेंथ ज्यादा है, इसके पार्टिकल का वाइब्रेशन का दूरी ज्यादा ट्रेवल करेगा, आपको दूर से दिखाई पड़ेगा, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल पर रेड सिग्नल है। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ यदि बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज करेगा। तो किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ये रेड वाले का वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, ये सातों से, है ना। वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है ना? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब कि कम फ्रीक्वेंसी किसका है? हाँ, तो इसको दिमाग में रखिएगा इसी तरह से। इधर माइक्रोवेव आता है, थोड़ा थोड़ा सा बता ही देते हैं। सन से लेकिन नहीं निकलता है, फिर रेडियो वेव आता है, और फिर मोबाइल वाला वेव आता है। ठीक है, इधर अल्ट्रावायलेट के बाद एक्सरे जाता है, इधर गामा रे जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उधर गामा रेज का फ्रीक्वेंसी, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ उधर रेडियो वेव है, माइक्रोवेव करके कहते हैं। ठीक है, मोबाइल वाला वेव सब उधर है। नहीं, मोबाइल वाला रेडियो वेव कैसे, मतलब हाँ उसी टाइप का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही है ना। लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम माने रेंज। एक क्वेश्चन है, उस पे शुरू कर देते हैं। एगो क्वेश्चन है, एगो।
ना 1 घंटा का, अब 2 मिनट। एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम पे साइंटिस्ट लोग अब दुनिया का स्टडी करने लगे, कैसा कैसा वेव होता है। उधर में रेज था ना, कैथोड रेज या नोड रेज, तो बाकी और रेज के बारे में जाने, पूरा जितना रेज है सब इसी चैप्टर में पढ़ लेना है। वहां भी है। कल ही देखेंगे क्या जाता है। सी बराबर न्यू लेमडा। आज रखिएगा क्वेश्चन और वो लेते आइएगा, हमारे पास है। अगले दिन पढ़ाएंगे हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उसके बाद बनाएंगे क्वेश्चन।